सभी मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और सभी मित्रों को जानकारी है, हम एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं। वैसे ही आज हम हिंदी भाषा व व्याकरण हमारा चल रहा है और हम इसके अंतर्गत हिंदी के अन्य वर्ण आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हिंदी के 33 वर्ण होते हैं उनसे अलग भी हिंदी में वर्ण होते हैं। आज हम उनकी भी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हिंदी के अन्य वर्ण, तो पहला है अयोगवाह। ठीक है, तो अयोगवाह की संख्या जो है वो 2 होती है ना। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है। तो अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और अंग जो है उसको अनुस्वार कहा जाता है और अह जो है इसको विसर्ग के नाम से हम जानते हैं। अंग और अह, ठीक है, ये दोनों क्या हैं? अयोगवाह हैं। इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ नहीं होता, यह केवल स्वरों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इनकी सदैव 2 मात्राएं होती हैं। इनका चिन्ह या संकेत आप देख सकते हो, ऐसा होता है। यह 2 मात्राओं वाला चिन्ह है। ठीक है, जिसकी एक मात्रा होती है उसका चिन्ह जो है वो एक डंडा आपको दिख जाएगा। जैसे आपने कहीं भी कोई पंक्तियाँ पढ़ी होंगी, है ना, रामचरितमानस पढ़ी है, तो उसमें एक डंडा रहता है ना, ब्रैकेट में बंद, और ऐसा चिन्ह भी आपने वहाँ देखा होगा पंक्तियों के लास्ट में। ठीक है, तो वो संकेत रहते हैं 1 मात्रा का, 2 मात्रा का। ठीक है, तो अयोगवाह 2 होते हैं। कौन से? अंग को अनुस्वार कहा जाता है और अह जो है उसको विसर्ग के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और इनकी सदैव 2 मात्राएं होती हैं, है ना। इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ नहीं होता, इनको केवल स्वरों के साथ ही प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षरों की संख्या 4 होती है ना। श्रेय, त्रय, जय और श्रेय। ठीक है, 4 होते हैं। तो जो श्रेय है वो क प्लस श प्लस अ, क्योंकि ये स्वर रहित इसमें लिखे हुए हैं, क और श, और इनमें ए जो स्वर है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन तीनों अक्षरों के योग से जो है वो श्रेय बनता है और इसका उच्चारण जो है कंठ मूर्धा कंठ, ठीक है, वहाँ से होता है। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए कि श्रेय का उच्चारण स्थान कहाँ है, किसको कहा जाता है, तो कंठ मूर्धा कंठ आपको ध्यान रखना है। फिर है त्रय। तो त्रय भी स्वर रहित तय प्लस स्वर रहित रै और प्लस अ। ठीक है, तो ये स्वर रहित तय प्लस रै में ए जुड़ा हुआ है स्वर, और फिर त्रय यह बनता है। ठीक है, फिर है जय, इसको जय भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जय स्वर रहित प्लस य स्वर रहित प्लस अ, इनमें जुड़ा हुआ है और जय स्वर रहित हो जाता है और य में अ जुड़ जाता है और इसकी रचना हो जाती है जय। हम ज्ञानी भी इसको पढ़ते हैं मगर वो सही नहीं है। इसका सही नाम जो है, उच्चारण स्थान जो है जय है। ठीक है, फिर है श्रेय। तो श स्वर रहित प्लस रै स्वर रहित प्लस ए इसमें जुड़ा हुआ है और इसकी भी रचना जो है वो इस प्रकार होती है। इसलिए इनको संयुक्ताक्षर कहा जाता है, क्योंकि ये है 3 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर है नंबर 3 विकसित स्वर या
अनुनासिक या चंद्र बिंदु। तो जैसा कि हमने जाना कि विकसित स्वरों को हम अनुनासिक और चंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं। इनकी कुल संख्या 1 होती है और जो आपके सामने है ना। तो ये जो चंद्र बिंदु है ना, अगर ये है चंद्र बिंदु हम हटा दें, बिंदी हटा दें और चंद्र को रहने दें, है ना, ऐसे ही रहने दें, तो ये क्या हो जाएगा, विदेशी स्वर इसको कहा जाएगा। ठीक है, या विदेशी वर्ण इसको कहा जाएगा। अब ये क्या है, अगर इसके ऊपर हम बिंदी लगा देते हैं तो यह फिर विकसित स्वर बन जाता है, जिसको हम अनुनासिक और चंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनकी कुल संख्या 1 होती है जो आपके सामने है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4, ताड़न जात या उत्क्षिप्त व्यंजन, इनको द्विगुण और विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। यह सभी एक ही है। ताड़नजात व्यंजनों को ही हम उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन और विकसित व्यंजन के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। इनको कभी भी स्वर रहित नहीं किया जा सकता, यह आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में किसी भी वर्ण पर कभी भी 2 चिन्हों का उपयोग एक स्थान पर नहीं किया जा सकता। इनको कभी किसी शब्द की इनसे कभी भी किसी शब्द की भी शुरुआत नहीं होती। तो कितनी महत्वपूर्ण बातें हमने इसमें जानी है। ठीक है, ताड़न जात या उत्क्षिप्त व्यंजन इनको कहते हैं। द्विगुण और विकसित व्यंजन भी इनको कहा जाता है ना। तो यह सभी एक ही नाम है ना, और इनकी संख्या 2 होती है। इनको कभी भी स्वर रहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंदी में किसी भी वर्ण पर कभी भी 2 चिन्हों का उपयोग एक स्थान पर नहीं किया जा सकता, है ना। इनसे कभी भी किसी शब्द की शुरुआत भी नहीं होती। तो 2 जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं आपके सामने, अढ़ और अड़। ठीक है, अढ़ और अड़। और एक महत्वपूर्ण बात, इनका उच्चारण करने के लिए अ ध्वनि को पहले बोलना पड़ता है, तभी इनका सही उच्चारण होता है। जैसे अढ़, अढ़, अड़, अड़, अढ़। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण बात जानते हैं। फिर है विदेशी स्वर या आगत स्वर या मेहमान स्वर, है ना, जिसके बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा भी पिछले बिंदु में की थी। ये क्या है, और इस पर ये अर्ध चंद्र बिंदु है ना। तो इस स्वर को अर्ध चंद्र बिंदु भी कहा जाता है, और इसको आगत स्वर और मेहमान स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि यह विदेश से लिया गया है ना। तो कोई भी अगर कहीं से हमारे घर पर आता है ना, या हमारे देश में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेहमान बोलते हैं। तो ऐसे ही इस स्वर को मेहमान भी कहा गया है। इससे केवल विदेशी शब्द ही बनते हैं, यह आपको याद रखना है। जिस शब्द की शुरुआत इस वर्ण से होगी, इस अक्षर से होगी, वह हमेशा क्या होगा, विदेशी शब्द होगा। यह आपको अपने दिमाग में बैठा के रखनी है ना। आपको याद रखना है कि इस वर्ण या अक्षर से जो भी शब्द बनेगा वह क्या होगा, विदेशी होगा। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ऑस्कर आदि जितने भी शब्द हैं वो क्या है, सभी विदेशी हैं। ठीक है, तो विदेशी व्यंजन इनकी संख्या 5 होती है। विदेशी जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी होती है, 5। कौन कौन सी है वो, कौन कौन से व्यंजन है वो 5? तो क, ख, ग, ज, फ,
इनका उच्चारण भी बदल जाता है। अगर इनके आगे जो ये विंदी देख रहे हो आप, अगर ये विंदी इन पांचों अक्षर के आगे लग जाती है तो यह अरबी फारसी के व्यंजन माने जाते हैं। अगर हम इनकी विंदी हटा दें तो ये क्या है, वो हमारे हिंदी के वर्ण बन जाएंगे। अन्यथा अगर इनके आगे विंदी है तो ये अरबी फारसी के ही माने जाएंगे। ठीक है, तो हम यहीं पर अपने अध्याय को विराम देते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।